नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और 11 स्पेशल में आज करेंगे एक बहुत ही खास मुद्दे की चर्चा। एक ऐसे विषय जिस पर झारखंड की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। सुदामा पांडे धूमिल, उनकी कविता मुझे याद आ रही। इससे मैं शुरुआत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति घूम रही है। धूमिल ने लिखा था आज से 50 साल पहले, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक तीसरा आदमी भी है, न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा व्यक्ति कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। राजनीति में जब भी किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो अक्सर हम ये सवाल पूछते हैं, जब जनता से जुड़ा मुद्दा होता है तब हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिर जनता के हित को अनदेखी करते हुए कोई कैसे उसकी रोटी से खेल सकता है। इसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। एक व्यक्ति है जो वोट खरीदने जाता है, एक व्यक्ति है जो आरोप लगाता है कि उस पर दबाव बनाया गया अपना वोट बेचने के लिए। इन सब के बीच एक तीसरा व्यक्ति है जो इन वोटों की खरीद बिक्री के लिए शिकायत करता है। अब न्यूज 11 भारत पूछना चाहता है वो तीसरा व्यक्ति कौन है और वो क्यों मौन है, और यह शख्स कौन है सभी लोग जानते हैं, बाबूलाल मरांडी। इनके चुप्पी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। मामला 2016 के राज्यसभा चुनाव का है, फिर से चर्चा में है। अब सियासी गलियारे में एक बार फिर से इसकी गूंज तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने इस प्रकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर राज्यसभा चुनाव के बाद अपने पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, तत्कालीन विधायक अपनी मां निर्मला देवी को बेवजह तंग करने की बात कही है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की है। वही विधायक सरयू राय ने बीजेपी और बाबूलाल को सच्चाई का साथ देने की सलाह दी है। रिपोर्ट पहले देखिए, फिर हम कुछ खास मेहमानों के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तफसील से करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि सच्चाई है क्या। एक रिपोर्ट पहले। और फिर गरमाया राज्यसभा चुनाव 2016 का मामला। पीसी एक्ट के तहत मामला चलाने के मुद्दे से गरमाई सियासत। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने उठाई आवाज। राज्यसभा चुनाव में हुई हॉर्स ट्रेडिंग की निष्पक्ष जांच की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के स्टैंड पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस ने पूछा सवाल, अभी क्यों लाचार बने बाबूलाल? राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में पीसी एक्ट के तहत मामला चलाने के मुद्दे ने राज्य की सियासत को फिर से गरमा दिया है। इस चुनाव के दौरान इसके केंद्र में रहे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी, जिनको अपने पक्ष में वोट करने के लिए रघुवर दास ने कहा था। अब नए सिरे से इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि कैसे रघुवर दास की बात नहीं मानने का खामियाजा उनके माता पिता, भाई और उन्हें भुगतना पड़ा था। बदले की राजनीति तो रघुवर दास करते थे, जो पूरा हम लोग उनका बात नहीं सुने। मेरे पिताजी योगेंद्र साव उनका बात नहीं सुने। उनके इशारे पे पूर्व विधायक निर्मला देवी वोट देने के लिए उनके पार्टी में नहीं गई या फिर अपने पार्टी को वोट देने से एब्सटेन नहीं की। तो ये सारा बात नहीं मानने के वजह से वो इतना सारा अत्याचार किए हमारे परिवार पे। आप जानते हैं मेरा भाई MBA करता था बाहर, जैसे ही वो आया वो जेल चला गया। के बाद मेरे ऊपर भी केस कर दिया गया। DSP है चौकीदार से सादे कागज पे सिग्नेचर करा के आप यूं सादी माँ को राज्य बदर कर दिया गया और पूरे 5 साल क्षेत्र से दूर रखा गया। मेरे पिताजी पे इतने सारे फर्जी मुकदमे किए गए, तरह तरह के फर्जी मुकदमे। बस इसका निष्पक्ष जांच हो, जो कि हमारी सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। और ये हमारी सरकार जो बोला जाता है रघुवर दास के द्वारा कि ये हमारी सरकार ने किया है, तो ये हमारी सरकार ने नहीं किया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसी समय किया जब आप मुख्यमंत्री थे। तो उस समय ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये एक बड़ा सा प्रश्न है। ये अभी क्यों हो रही है? क्योंकि आप उस समय अपने आप को बचाए रखें। और
कांग्रेस भवन में हुई पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ऐजदान बाबूलाल मरांडी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उस वक्त इस मामले की सीडी जारी करने चुनाव आयोग को शिकायत करने वाले बाबूलाल क्यों लाचार बने हुए हैं। इस पूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम लोग लगातार इस बात के लिए लगे हुए थे। ये दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने इस सारी चीज़ों का खुलासा किया था, जिस पर आदरणीय जोगेंद्र साहू जी ने विश्वास किया था, आज वो अपने बात से पलट गए हैं। और यहीं पर दुख होता है कि कैसे कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और हमने आज ये समझा कि जो हालत आदरणीय की हो गई है, उससे अच्छा था कि वो कुतुब मीनार वाला प्लान कर लेते, वो ज़्यादा अच्छा था। जिस तरह से उनको बयान दिलवाया जा रहा है आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से, ये दुखद है। और हम समझते हैं रघुवर दास जी को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई मुकदमे लोगों पर उन्होंने कराए थे। राज्यसभा चुनाव 2016 के जांच प्रकरण में सत्ता पक्ष की ओर से लगातार निशाने पर लिए जा रहे भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि खुद के फायदे के लिए पुलिस का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मामला कानून का, इसलिए उस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे की बातें हम फिर जानते नहीं हैं। जिस समय मेरे पास जोगेंद्र जी ने जो सीडी दिया था, उस सीडी को मैंने प्रसारित नहीं, बल्कि उसको कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन तक हम पहुंचा दिए थे। और उसमें क्या है, सच्चाई है नहीं है, ये तो जांच के विषय है, तो उस पर हम कुछ आगे नहीं कर सकते। इधर विधायक सरयू राय ने भी हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बाबूलाल को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। एफआईआर किसके समय में हुआ? उस समय की सरकार कह देती कि चुनाव आयोग के निर्देश में, आदेश में कोई दम नहीं है साहब, हम एफआईआर नहीं करेंगे। तो एफआईआर आपने किया। एफआईआर आज जो आपके साथ हैं उन्होंने कराया। उस एफआईआर पर कार्रवाई हो, इसीलिए एफआईआर हुआ। बाबूलाल जी चुनाव आयोग में इसीलिए इस पर कार्रवाई हो। तो आज जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है, तो सही क्या होता है ये बताना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस मामले को भारतीय जनता पार्टी को, बाबूलाल जी को तूल देना चाहिए, क्योंकि अभी तो कई आरोप आने वाले हैं। मैंने लिखा है किताब मैनहाट पर, उस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, एसीबी ने जांच किया। मैं तो सवाल कल पूछूंगा हेमंत सोरेन जी, मैंने जो आरोप लगाया उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। केवल बाबूलाल जी के आरोप पर कार्रवाई हो जाएगी और मेरा आरोप वैसे ही ठंडे बस्ते में रह जाएगा, तो चीखना चिल्लाना तो मुझे चाहिए। बाबूलाल जी को तो संतोष करना चाहिए कि उन्होंने जो आरोप लगाया उस पर कार्रवाई हो गई। फिलहाल कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद द्वारा बहुत सारी बातें उस चुनाव की सामने लाई गई है। चुनाव के बाद इनके परिवार की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा इस मामले में दिए गए बयान के बाद एक बार फिर सूबे की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज होने वाला है। कैमरामैन उमेश के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और समझ गए होंगे कि आज इस मुद्दे में हम किन सवालों को रखने जा रहे हैं आज के इस मुद्दे में। लेकिन मुख्य मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जांच हो, सच्चाई सामने आए, वो अपनी जगह। लेकिन जिसने इस मुद्दे को इस राज्य की राजनीति में रखा सामने, जो चुनाव आयोग तक गया इस मामले को लेकर, वह चुप क्यों है, मौन क्यों है? इसी पर करेंगे चर्चा। रघुवर गुप हैं, बाबू चुप हैं, यानी कि बाबूलाल मरांडी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बड़कागांव से विधायक कांग्रेस की अंबा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ ये दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक, और इन सबके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऐसे में इस मामलों को बहुत अच्छी तरीके से वो देख चुके होंगे, जानते होंगे कैसे चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। पहला सवाल आज सीधे अंबा प्रसाद से, क्योंकि उन्होंने आज इस मामले में जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है और जिस निष्पक्ष जांच की मांग की है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला उनके इर्द गिर्द घूमता है, तो एक बार उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि उन्होंने इस मामले को किस तरीके से अपने जरिए उठाया है और क्या अब चाहती हैं वो। अंबा जी, आप अपनी बात रखिए एक बार फिर से, दर्शकों के सामने वो बात आनी चाहिए। देखिए, हाल ही में हमने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का बयान सुना है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि ये राज्य में जो सरकार है अभी वर्तमान में वो बदले की राजनीति करती है। बदले की राजनीति तो
रघुवर दास क्या करते थे, जो उनकी बात नहीं सुनने का खामियाजा इतना भुगतना पड़ता था कि इतने सारे फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते थे, हमारे पीछे अधिकारी छोड़ दिए जाते थे, जेल में रहने के बाद भी बाहर केस होता था, राज्य बदल होने के बाद भी बाहर भी भेज दिए तो भी यहाँ पे केस होता था। और मामूली केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाता था। आप इसकी जांच करा लीजिए कि एसपी कितनी बार हमारा केस का मुकदमा सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे दिखता था। तो एसपी को भेज देना सुप्रीम कोर्ट, कभी ये मामूली चीज कभी आज तक मैंने देखा नहीं है कि कोई एसपी किसी का मतलब केस का प्रोसीडिंग सुनने के लिए, हमारा केस सुनने के लिए एसपी जाता था सुप्रीम कोर्ट। इतना हमारे पीछे लगा दिए जाते थे, पूरी सरकार हमारे पीछे लगा दी गई थी। और मेरा भाई एमबीए करके आया था, 21 साल का मेरा भाई, जो कुछ जानता नहीं था राजनीति के बारे में, उसको जेल में मैंने देखा। मैं कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखी थी। मुझे पढ़ते हुए उसी वक्त जब मेरे माता पिता भाई सब जेल में थे, पहली बार मैंने सुप्रीम कोर्ट देखी। मेरे को लगा यहाँ पे न्याय मिलता है, न्याय का जगह है, तो मैं भी पूरे विश्वास में थी कि न्याय जरूर होगा। लेकिन इन लोगों ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को साथ साथ खड़ा करा करके कि बेल कैसे नहीं मिले, कैसे राज्य बदल हो। हमारे तरफ से हम जितना अफोर्ड कर पाते थे वैसे वकील रखते थे, और उनके तरफ से वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखते थे, ताकि क्योंकि उनको डाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, उनका काफी वहां पे वजन होता है। तो सारे केसेस को प्रभावित भी किया गया। जितने भी एविडेंस सरकारी, जितने सिपाही विपाही है, सबको रटा रटा के केस में एविडेंस के तौर पे वहां पे खुद भेजा जाता था। मैं खुद वहां पे अपने यूनिफॉर्म में एज अ लॉयर वहां रहती थी, तो मैं देखती थी सब रट रहे होते थे, और मैं चिंता में रहती थी कि ये लोग रट के क्या बोलने वाले हैं। और बहुत टफ टाइम हम लोग सब 5 साल गुजारे हैं, पूरा परिवार इतना झेला है, लेकिन हम लोग फिर भी इस लड़ाई को लड़े हैं और आज यहाँ तक है। बिल्कुल अंबा प्रसाद जी, बिल्कुल जनता ने भी इस चीज को देखा है, जनता ने, झारखंड की जनता ने देखा है कि किस तरीके से लगातार आप परेशान होते रही, माँ बाप से आपको दूर रहना पड़ा, लेकिन जनता की अदालत में एक तरीके से न्याय हुआ है, लेकिन पूरा न्याय अभी मिलना बाकी है। सीपी सिंह जी का रुख करते हैं। सीपी सिंह जी, सुना आपने कि किस तरीके से अंबा प्रसाद जी ने कहा, और एक तरीके से साफ कहा उन्होंने पूरी साफगोई के साथ इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी जी मौन है, आपके साथ बीजेपी में है, क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑथराइज होकर नहीं बैठा हूँ जी। चूँकि चैनल ने मुझसे आग्रह किया, तो मैं एक विधायक के नाते उस हैसियत से यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। दूसरी चीज कि अंबा प्रसाद जी क्या बोल रही हैं वो तो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है या आवाज नहीं आ रही है। अंबा प्रसाद जी ने क्या बोला तो मैं कैसे जवाब दूंगा? सीपी सिंह जी, तो मैं आपको इंटरप्रेटर की होनी चाहिए कि मेरी माँ के वोट को खरीदने की कोशिश की गई, और जब मेरी माँ नहीं भी कि अपने वोट को बेचने की तैयार नहीं हुई, तो बहुत तरीके से परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया पूर्व सरकार में, रघुवर सरकार। देखिए, अंबा प्रसाद जी के प्रति हमारी सहानुभूति इसलिए है कि अभी पहली बार चुनाव जीत के आई हैं, नई आई हैं, बेटी के समान हैं, माननीय विधायिका हैं। लेकिन 2-3 प्रश्न मेरे दिमाग में उधेड़-बुन कर रहा है जी। मैं कोई आरोप लगाने के लिए नहीं बैठा हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हुआ या नहीं हुआ, ये हम उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं हैं। समाचार पत्रों में पढ़ा, आप लोग जो दिखाते हैं उसको देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं उसको सुनते हैं, लेकिन जब ये सब चीजें हो रही थी तो मैं वहां उपस्थित नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, एक बात मेरे को समझ में नहीं आज तक आया कि मैं बिहार से लेके झारखंड तक विधायक हूं, अभी तक हूं, बिहार से लेके झारखंड तक विधायक हूं,
मुझे लगता है दर्जनों बार वोट देने का मुझे अवसर मिला है। बिल्कुल। चाहे बिहार में राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, झारखंड में राष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, और मैं खास करके झारखंड के अंदर हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ओर से या तो इलेक्शन एजेंट रहा या पोलिंग एजेंट रहा अपने उम्मीदवार का। मुझे एक बात समझ में नहीं आई और मैंने ये प्रश्न किया भी था कि सीपी सिंह के पास आज तक कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार से लेकर दूसरे पार्टी के उम्मीदवार आज तक वोट मांगने के लिए नहीं आए। तो मैंने कांग्रेस के जो पहले एक बार राज्यसभा सदस्य झारखंड से रह चुके हैं, नाम लेने से कोई अच्छा बात नहीं होगा, मेरे अच्छे संबंध है उनसे, तो मैंने उनसे पूछा, चूंकि हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, आजकल कांग्रेस में आ गए हैं। मैंने कहा कि आप पड़ोस में वोट मांगने के लिए गए, आप हमारे पास क्यों नहीं आए? तो उनका यही जवाब था हंसते हुए कि आप तो मुझे वोट दीजिएगा नहीं, फिर मैं आपके पास क्यों आऊं? सवाल ये है कि कोई किसी के पास क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। तो सवाल ये है कि दो चीजें हो सकती हैं, क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं वहां उपस्थित नहीं था, मैंने सुना है, आपके माध्यम से सुना है, अखबारों के माध्यम से भट्टाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, सीपी सिंह जी का साफ ये कहना है कि उनको नहीं पता इस पूरे मामले को लेकर, उन्हें ये भी नहीं पता कि वोट को खरीदने की कोशिश हुई भी है या नहीं, एक तरह से अनभिज्ञ है वो इस पूरे मामले से। सुप्रियो भट्टाचार्य जी देखिए, एक तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि आप हम लोग के बड़े भाई हैं सीपी दादा, आप उनको बुला लिए, उनके साथ तो बड़ा मलाल का है। उस वक्त भी वो सबसे वरिष्ठ विधायक थे तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अभी भी सबसे वरिष्ठ विधायक है, विधायक दल का नेता नहीं बनाया। तो अब इनको बहुत सारी बातें सुनने भी ठीक से नहीं सकते हैं, अब बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा घाव है जिसको दिखाया नहीं जा सकता, और घाव को आपने खुद मोड़ा है, हम लोगों ने नहीं मोड़ा। आपने ही जिसको अपने सरताज बनाया आज, उन्हीं की बातों पर, चुनाव आयोग के निर्देश पर यदि कोई जांच सामने हो रहा है, और एक देखिए, हम तो समझते हैं ये लोग कौन सी पार्टी करते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं। आज एक ट्वीट हमको देखने को मिला, वो गोड्डा के माननीय सांसद, किस प्रकार की भाषा उन्होंने अपने ट्वीट में कही, उल्टा जी, पलटा जी, का जी, फा जी, ऊ जी, ची जी, अच्छा जी, ढिकना जी, इस तरह से भाषा लिखना। दादा हम उन मुद्दों पर नहीं जाते, हम जीते जाते हैं कि जानकारी नहीं है, लेकिन वो इस पर भी कुछ नहीं कह रहे हैं कि बाबूलाल गांधी जी की चुप्पी क्या कह रही है। नहीं, उस मुद्दे पे इसलिए आना जरूरी है कि इस तरह से पुलिस पर दबाव बनाना कि दिल्ली भेज देंगे। 2 दिन पहले रघुवर जी का बयान आना कि आप 2024 के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी आप नप जाएंगे, तो इसका मतलब सीधा तौर पे आप जांच होने नहीं देना चाहते। मैं उस मुद्दे पर आ रहा कि आपके कुकृत जिसका उजागर बाबूलाल जी ने किया है, अब उसको ढकने के लिए, अब बाबूलाल जी का मुंह का आज क्या बयान सुने, आपने सुनाया है कि पुलिस का इंटेंशन खराब है, वो वेरीफाइड इंटरेस्ट से जांच कर रही है। अरे कल तक आपने जिसको उंगली उठाया, जिसकी पूरी सबूत के साथ आप चुनाव आयोग गए, हाई कोर्ट भी गए, ऐसा नहीं कि केवल चुनाव आयोग गए, आपने हाई कोर्ट में भी जाने का काम किया। आपने 4.5 साल तक अपने द्वारा जो बेचे गए विधायक है उसको एक सोशल फ्रेस को बचाने के लिए 4.5 साल तक आप कोर्ट में दिखावे के लिए लड़ते रह गए। तो ये सब बातें कौन भूल जाएगा? ये बातें तो अब आएंगी, और अब तो बाबूलाल जी चुपचाप रह नहीं पाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उनसे एक्सप्लेनेशन पूछे।
अब भारतीय जनता पार्टी को, और ये दायित्व मैं अब पूरे विनम्रता के साथ मैं चाहता हूं कि सीपी दादा हम लोग के सबसे वरिष्ठ विधायक है भाजपा दल में, उनको संज्ञान में लेते हुए उनको कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए और दीपक प्रकाश जी को कारण नोटिस जारी करना चाहिए बाबूलाल मरांडी जी पे। देखिए बाबूलाल जी ने एक बात और कहा, क्यों 4 साल पुरानी बात करते हो, तो क्यों 7 साल पुरानी नारदा और शारदा करते हो, और क्यों धमकी देते हो कि आपके चीफ सेक्रेटरी को हम दिल्ली में पकौड़ा भिजवाएंगे और डीजीपी को यहां से ले जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? जांच होने दीजिए ना। जांच बिल्कुल जांच होने देनी चाहिए, लेकिन सवाल जो है कि बाबूलाल मरांडी जी चुप क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल आज के दौर में है। बहुत ही बड़ा सवाल कि जो विसल ब्लोअर रहा है, जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया है, इलेक्शन कमीशन तक लेकर गया है, वो इस पर चुप्पी साध रहा है, सिर्फ पुलिस वालों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करके। अंबा प्रसाद के पास चलते एक बार फिर से हम। अंबा, आप सुन रही हैं यहां पर कि बीजेपी और जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। इसमें साफ तौर पर एक जो मुद्दा खुलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी चाहकर भी बाबूलाल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, बाबूलाल चाहकर भी बीजेपी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए शायद दोनों एक दूसरे से दूर एक तरीके से हैं, और इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी बना के रखी गई है बाबूलाल मरांडी जी की ओर से। देखिए, अब तो ये इनका मामला है, हमें इस पे नहीं पढ़ना चाहिए, और हमें इस पे पढ़ना चाहिए कि हमारी सरकार जिस तरह का काम कर रही है वो बहुत सराहनीय है। और ये जैसे रघुवर दास बोलते हैं कि इनके ऊपर सरकार ने इनके ऊपर एफआईआर कराया, तो ये ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश पे ये सारा चीज हुआ है, ये बहुत पहले ही आदेश हुआ था, ये उस समय क्यों नहीं हुआ? ये मुख्यमंत्री थे तब वो अपने आप को बचाए रखे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो अब वो बच नहीं सकते, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे उनको गुजरना ही पड़ेगा, और एफआईआर तो होगा क्योंकि वो दोषी है। तो ये सारा चीज है जिसमें अभी सबके सामने मामला स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हो चुका है, और अब लोग भी अच्छी तरह से समझ गए कि किसकी संलिप्तता है, जो पहले से भी उजागर था। और दूध का दूध पानी का पानी होना ही था। मेरे परिवार में जितने भी आरोप लगे हुए हैं सारे झूठे आरोप हैं, मैं उसका फिर से निष्पक्ष जांच कराना चाहती हूँ, क्योंकि कोर्ट को गुमराह करने का भी काम गलत एविडेंस प्रोड्यूस करके इन लोगों ने किया था, और हर तंत्र को इन लोगों ने दुरुपयोग किया। आप देखिए कि किस तरह से ये लोग सरकार चलाएं, कितना आपसी रंजस और किसी को टॉर्चर करने के लिए। आज इस सरकार में आपको इस तरह की चीज बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगी। सीपी सिंह जी, अंबा प्रसाद जी का ये साफ कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। एडीजी अनुराग गुप्ता और अजय कुमार जाते हैं निर्मला देवी से मिलने के लिए, ऑडियो भी वायरल हो जाता है, फिर बाबूलाल मरांडी विसल ब्लोअर बनकर सामने आते हैं, इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन अब आपके पास है तो चुप्पी साध ले जाते हैं। तो ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी जी आखिर चुप क्यों हैं? नहीं, बाबूलाल मरांडी जी चुप नहीं है। कम बोलने की आदत बाबूलाल मरांडी जी को है, और आज से नहीं है, बहुत जमाने से है। वैसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं कि बाबूलाल जी आकर के और मीडिया के सामने, अखबारों के सामने, चौक चौराहों पर भाषण देते रहें, तब आपको अच्छा लगेगा? सवाल है कि बाबूलाल मरांडी जी ने किस परिस्थिति में, लेकिन सर आप देखिए, इतने वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर सर रहे हैं आप। अंबा प्रसाद गुहार लगा रही हैं, बाबूलाल मरांडी आपके साथ है, आप कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी कम बोलते, लेकिन ट्वीट के जरिए वो सिर्फ एक बात रखते हैं कि पुलिस निष्पक्षता से जांच नहीं कर रही है। कम से कम अंबा प्रसाद जो इंसाफ की गुहार लगा रही है, आपने कहा भी था कि आपकी बेटी के समान है। तो इस मामले में ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं, इसमें डाउट कहाँ है? देखिए, एक बात मैं कह रहा हूं, मैं बहुत मर्यादा का पालन करते हुए, चूंकि हर जगह हर चीजें नहीं बोली जाती है, मैं बहुत सा चीजें जानता हूं, मैं बहुत सा चीजें जानता हूं, आगे प्रश्न रखूंगा मैं इस बात को। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं
कि जो शुरुआत में मैंने कहा था और मैंने उदाहरण दिया था स्वयं का और डंके की चोट पर उदाहरण दिया था और आज भी दे रहा हूं, हमारे पास कोई क्यों नहीं आता है वोट मांगने के लिए, दूसरे के पास क्यों जाता है? हो सकता है कि समथिंग एल्स बिहाइंड इट, और कोई कारण हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने कहा, पहले कहा कि भाई मैं वहां उपस्थित नहीं था, मैं सुनी सुनाई बातों पर कैसे जाऊंगा, ना मेरे पास टेप है, ना मेरे पास वो फोटो है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं। मेरा ये कहना है कि बाबूलाल मरांडी जी ने अपने दायित्वों का पालन किया। अब दायित्व है सरकार का निष्पक्ष जांच कराने का, जो अंबा प्रसाद जी मांग कर रही हैं। तो लेकिन बदले की भावना से यदि आप कार्रवाई मरांडी जी को सहयोग भी तो करना चाहिए, उठाया था उन्होंने मुद्दा। क्या करें मरांडी जी, क्या करें? डीजीपी के यहाँ बैठे जाकर के, एडीजी के यहाँ जाकर के बैठे, थाना में जाकर के बैठे। सहयोग किस तरह का आप चाहते हैं, आप ही बता दीजिए। आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं? आपको भी तो खुलासा करना चाहिए ना कि आप किस तरह का बाबूलाल मरांडी जी से सहयोग करना चाह रहे हैं। सर ये अंबा प्रसाद चाहते हैं सर, हम क्यों चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि जो जांच की प्रक्रिया पूरी हो, रिपोर्ट आए। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी को सहयोग करना चाहिए, तो आप स्पष्ट बताइए ना। अभी तो हम लोग डिबेट पर हैं, तो आप बताइए, स्पष्ट बताइए कि क्या बाबूलाल मरांडी जी को क्या करना चाहिए, तब लगेगा कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। वो इस सवाल बोल देने से नहीं होता है। नहीं सर, अंबा प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंबा प्रसाद जी अपना सवाल रखिए। देखिए, एक वीडियो है जो पूरा वायरल हुआ था जब रघुवर दास जी आए थे हमारे आवास में, रांची के आवास में। जब वो बहुत सारा चीज स्पष्ट सुनाई दे रहा है उसमें, आप अगर गौर से सुनेंगे कि, और आपको पता भी है कि वो किस तारीख का है, जस्ट राज्यसभा चुनाव के एक दिन पहले का। और आप सोचिए कि उस दिन मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों पे वारंट था। वो होम मिनिस्टर होने, स्टेट के होम मिनिस्टर होने के नाते वो हमारे घर आए और हम मेरे पिताजी से डील करने का कोशिश कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसमें कई चीज वो कह रहे थे कि कंपनीज के साथ सौदा कर देंगे, बहुत सारा ऑफर्स दे रहे थे, जिसको सार्वजनिक भी किया गया था और अभी भी वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है। वो देखने वाली चीज है। उसमें आप गौर से देखिएगा कि किस तरह के एक्सप्रेशन और किस तरह के वर्ड्स दिख रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ये हॉर्स ट्रेडिंग मामला नहीं बनता है तो क्या बनता है? इससे ज्यादा सफाई और साफ सुथरा चीज और आपको कुछ नहीं दिख सकता। ये समझने वाली चीज है, जो सब समझता है। इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें इतना इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, पर फिर भी ये प्रक्रिया है, इससे प्रक्रिया से गुजरना ही है। लेकिन जनता के नजर में और हम एडवोकेट राजीव कुमार जी के पास चलते हैं ताकि थोड़े से इसके तकनीकी पहलुओं को जान पाए। राजीव कुमार जी, कि अब इस पूरे मामले को आपने बहुत ही करीब से देखा है कि किस तरीके से वोट लेने की अपील की जाती है, वोट मांगा जाता है उनसे कि आप हमारे पक्ष में वोट कीजिए, और उसके बाद किस तरीके से फिर एक एक करके तमाम चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है कि वो कानूनी तौर से सही हो, लेकिन राजनीतिक विद्वेष की वजह से भी हो, ये भी हो सकता है। इस मामले में कानूनी जो पहलू है वो क्या कहता है, कहां पर मामला फंस रहा है सर? अब देखिए, ये शुरू होता है बाबूलाल जी के कंप्लेंट से। कंप्लेंट बाबूलाल जी का जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे चीजों को इंक्वायरी करने के बाद प्रॉपर तरीके से कहा कि आप एफआईआर करो। एफआईआर करने के लिए जो चिट्ठी आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें सेक्शन 13 जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा हुआ है कि इस सेक्शन में आपको एफआईआर करना है। अब होता क्या है कि वो जो चिट्ठी है वो डायरेक्ट लिखी जाती है आपको चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी कौन था? राजबाला वर्मा थी। राजबाला वर्मा ने उस चिट्ठी को दबा के चिट्ठी को एक तरह से कहिए कि तोड़ मड़ोड़ के उसको इंप्लीमेंट करा। यानी सेक्शन 13 जो आज रघुवर जी के खिलाफ लागू हो रहा है, वो आज से उसी समय इसको इंडक्ट कर देना चाहिए था एफआईआर में। तो यहाँ दोषी कौन कौन है?
उस समय रघुवर जी चीफ मिनिस्टर थे जिसने ये करने नहीं दिया। दूसरा, उस समय चीफ सेक्रेटरी थी राजबाला वर्मा, जो हैंड्स इन ग्लोव है, उस पर भी एफआईआर होना चाहिए। तीसरा, वो दरोगा जिसने एफआईआर नहीं किया, उस समय के एसएसपी जो भी था जिसने नहीं करने दिया, उस पर भी एफआईआर होना चाहिए। ये सारे लोग एक को एक्यूज्ड इसमें हैं। और दूसरा बात ये, जब ऑनरेबल हाईकोर्ट में हम लोगों ने पीआईएल 2016 में डाला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एफिडेविट दायर किया गया, उसमें उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है कि सेक्शन 13 जो है उसको ऐड उसी में एफआईआर होना था। इन्होंने क्या किया कि बेलेबल सेक्शन में एफआईआर कर दिया जगन्नाथपुर थाने में, जो दरोगा जो है उसको दे दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए एडीजी के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और वो आदमी जो पॉलिटिकल एडवाइजर है उसके खिलाफ। अब बताइए, ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है कि क्या कोई दरोगा उस समय के सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता था? अब क्या हुआ कि इन्होंने दबाए रखा उसको, बेलेबल सेक्शन में एफआईआर लॉन्च करके इनको बेल दे, वो सारा चीज प्रोसेस हो गया। उसके बाद एक शो कॉज पूछा गया एडीजी से, उन्होंने जो अपना चीज लिखा, जो अपना पक्ष रखा, उसी को एज इट इज करके राजबाला वर्मा ने उसमें भी बेईमानी की। तो ये सारा मामला जो है, देखिए इतना सिंपल नहीं है। अंबा प्रसाद जो बोल रही है, वर्चुअली हम लोग कोर्ट में जो आपको कोर्ट का इन्वायरमेंट बताते हैं, एक बेल जब टेकअप होता था अंबा के फादर का मदर का, एडवोकेट जनरल अपीयर करते थे। जनरली 99.99 केसेस में कभी एडवोकेट जनरल बेल को अपोज करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन दो केसेस में एडवोकेट जनरल बिल्कुल हाथ पैर, जिसको बोलते हैं कि माने 1 पॉइंट लगा करके, जिसको बोलते हैं ना कि अभी बीजेपी बोल रही है कि विद्वेष की भावना, विद्वेष की। सर आएंगे आपके पास एक बार फिर से। सीपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, हम बीच में इशारा भी किया था उन्होंने, लेकिन आप कुछ कह रहे थे तो हम रोक नहीं पाए आपको। सीपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक तो आपने पूछा कि क्या सहयोग हम चाहते हैं, तो एक मीडिया होने के नाते बाबूलाल मरांडी जी सवालों से बचे नहीं, मीडिया के सवालों का जवाब दें, ये सहयोग तो हम चाहेंगे कम से कम। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है, इलेक्शन कमीशन से चिट्ठी आती है, राजबाला वर्मा उनको दबा के रखती हैं, जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज होता है तो उसमें सभी लोगों जिनको होना चाहिए था उनका नहीं होता, किसी और का नाम होता है। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं चुनाव, आप कहें कि इस पूरे मामले की जांच को खराब करने की नियत से ही, मकसद से ही हो रहा होगा, और ऐसा तो होता है, ये तो आप मानेंगे कम से कम। देखिए, विद्वान अधिवक्ता राजीव जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने का काम किया है। ये कानूनी दांवपेच की बात इन्होंने कहा है। मैं भी अधिवक्ता हूं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता। यदि प्रैक्टिस करता तो सीनियर वकील अभी होता, लेकिन मैं उन कानूनी पहलुओं पर नहीं जाना चाहता। मुझे एक दो चीज की जिज्ञासा है जो जानना चाहता हूं जी। पहली बात जिज्ञासा मुझे ये है कि हमारी अंबा प्रसाद जी ने अपने दर्द को बयां करने का काम किया है जी, स्वाभाविक है। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं कि आपने जो टेप किया, तो इससे क्या परिलक्षित नहीं होता है कि आपने पहले से तैयारी करके टेप करने का रखा था? मैं संभावनाओं पर बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं वहां उपस्थित था, क्या हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता। और अंबा जी ने बताया कि ये है वो है, तो मेरे पास नहीं है। मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा, या तो अंबा जी या न्यूज 11 के पास होगा तो मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, मैं भी देखूंगा जरा है क्या चीज। पढ़ता रहा हूं, सुनता रहा हूं, इधर उधर से सुनता रहा हूं। चलिए, दूसरा चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं एक मिनट, एक सेकंड और सुन लीजिए। सुप्रियोदा कुछ कहना चाह रहे हैं, सुप्रियोदा कुछ कहना चाह रहे हैं। एक जी जी, हाँ, सुप्रियोदा, मैं सुप्रियोदा की ओर ही मुखातिब हो रहा हूं जी जी, क्योंकि वो उन्होंने कहा, मैं उनका जवाब नहीं दे पाया था कि सुप्रियोदा हमारे छोटे भाई की तरह है। मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, क्योंकि हमारे रांची विधानसभा के निवासी भी है। मेरा दर्द
उन्होंने मेरे प्रति एक मिनट उन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति जताई। एक मिनट सुनिए तो अरे बीच में क्यों बोल रहे हो भैया? अरे छोटे भाई जरा 1 मिनट सुन लो ना, 1 मिनट सुन लो ना। सर मेरे छोटे भाई सुप्रियो भट्टाचार्य एक मिनट बस 1 सेकंड 10 सेकंड के अंदर मैं बोलूंगा कि हमारे प्रति उनकी सहानुभूति है। पार्टी ने मुझे 6 बार विधायक बनाया, स्पीकर बनाया, मुख्य सचेतक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन सुप्रियो भाई जेएमएम के लिए इतना लड़ते हैं, आज तक एक पार्षद भी नहीं बनाया। क्या ये पार्षद के लायक भी नहीं है? राज्यसभा में देगा किसको टिकट? किशोरी लाल को। राज्यसभा में किसको देगा टिकट? केडी सिंह को। क्या मेरा सुप्रियो भाई राज्यसभा लायक नहीं है? क्या मेरा सुप्रियो भाई विधानसभा के टिकट लायक नहीं है? क्या मेरा भाई पार्षद लायक नहीं है? क्या मेरा भाई मेयर डिप्टी मेयर लायक नहीं है? तो मैं कह रहा हूं कि मेरी भी सहानुभूति सुप्रियो भाई से है। और एक जवाब यदि सुप्रियो भाई दे दे जिसकी चर्चा से संबंध नहीं है, लेकिन आज है भी, कि आखिर किस परिस्थिति में आप ऐसे 1932 का खतियान खोजते हैं, लेकिन किशोरी लाल को कैसे टिकट दिया था? 17 विधायक थे जेएमएम के, इनको 8 ही वोट पड़ा, 9 वोट जेएमएम का कहां चला गया? आपने केडी सिंह को कैसे वोट दिया था? क्या 1932 के खतियानी थे? इसलिए हमारे सब नंगे हैं। सीपी सिंह जी, हम आपके सवाल को ले जाएंगे ब्रेक के उस पार, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं और शुक्रिया हम कहेंगे, आपको कहना चाहेंगे इस वक्त की कमी। सीपी सिंह जी आपको भी, और अंबा प्रसाद अगर आप रहना चाहें तो ठीक है, लेकिन आपके उस वक्त की कमी इसलिए हम आपको भी छोड़ रहे हैं। दोनों का शुक्रिया, लेकिन आपके मुद्दों को हम ब्रेक उस पार भी ले जाएंगे। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज ऑन भारत पर 11 स्पेशल में हम बात कर रहे हैं एक खास मुद्दे की, रघुवर गुप बाबूलाल चुप, और वो इसलिए क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला एक बार फिर से झारखंड के सियासत की तपिश बढ़ा रहा है। और अब इस मामले को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं हमारे मेहमानों के साथ में। अंबा प्रसाद तो हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से एक विधायक के नाते जुड़े हैं वो। उनका साफ कहना है कि मैं बीजेपी की ओर से नहीं, एक विधानसभा के सदस्य होने के नाते आपके साथ जुड़ रहा हूं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और तो फिर से इस मुद्दे को हम आगे लेकर चलते। सीपी सिंह जी, यहां पर बात आप कुछ कहना चाहते, लेकिन एक ब्रेक हमें लेना पड़ा था। आपने बातों को रखा कि आप जो चाहते हैं कि इस मुद्दे को हम कहां तक लेकर जाएं, इस मामले की सच्चाई क्या सामने नहीं आनी चाहिए? क्या इस मामले की जांच जल्द से जल्द नहीं हो जानी चाहिए? और बीजेपी से आदित्य साहू भी हमारे साथ नए मेहमान के तौर पर जुड़े हैं, राजीव रंजन जुड़े हैं कांग्रेस से हमारे साथ। आदित्य साहू जी, बीजेपी में आ चुके हैं बाबूलाल मरांडी, तो शायद वो अब इस मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठा रहे, उनकी इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? तो अब आपको उस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी एक एक करके दिखाते जा रहे कि कैसे ये सब कुछ हुआ था। 2016 का मामला था, तब एडीजी अनुराग गुप्ता और उस दिन मीडिया सलाहकार उस दौरान के अजय कुमार गए थे, और उसके बाद यह मामला सामने आ गया। बाबूलाल मरांडी जी ने इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया था, लेकिन अब इसी मामले में जब जांच तेज हो रही है तो बाबूलाल मरांडी जी चुप हैं। क्या है ये, इसके पीछे का मामला क्या हो सकता है? सीपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही जुड़े हुए हैं सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रेक के जाने से पहले सुप्रियो भट्टाचार्य जी जवाब देना चाहते हैं सीपी सिंह जी के बहुत सारे आरोपों का, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम एक बार फिर से उन मेहमानों का रुख करेंगे। और सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह जी, आप अपनी बातों को कुछ रखना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त आप ब्रेक हमें लेना पड़ा था, कुछ आप कहना चाहते इस पूरे मामले को लेकर?
अब ऐसा है ना जी कि मैं कहना चाह रहा था, पता नहीं मैं तो कह गया, अब ब्रेक में जा रहा था, मुझे पता नहीं, मैं तो बोले जा रहा था। मैं जी आप कह रहे थे कि मुझे का दो सच तीन सामने आना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कोई भी चीज हो, सिर्फ इसी मामले का बात नहीं कर रहा हूं जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि हमारे छोटे भाई सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने मेरे बारे में सहानुभूति प्रकट की। सुनाई पड़ रही है ना? हेलो, हम सुन रहे हैं सर। हेलो सर सुन रहे हैं हम, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे छोटे भाई हमारे प्रति सहानुभूति का भाव व्यक्त कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि जब मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूं तो हमारी भी सहानुभूति भी है और उनकी दशा देख करके दुख भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जेएमएम में इतना सीनियर आदमी है, हमारे रांची विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति हैं, और आज तक उन्हें सिर्फ महासचिव बनाकर और प्रवक्ता बनाकर छोड़ दिया है। क्या वो राज्यसभा लायक नहीं है? क्या विधानसभा लायक नहीं है? क्या सांसद लायक नहीं है? क्या मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद लायक नहीं है? आज तक जेएमएम ने उन्हें कभी भी इस लायक नहीं समझा। किशोर लाल को दिल्ली से बुला करके टिकट दे देती है। 17 जेएमएम के विधायक होते हैं, किशोर लाल को 8 वोट मिलता है, 9 वोट कहां चला जाता है। उसी प्रकार से केडी सिंह को ला करके बाहर दिल्ली से ये यहां पर टिकट दे देता है राज्यसभा का। उस समय 1932 का खतियान उनको याद नहीं आता है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीपी सिंह को 6 बार विधायक बनाया, जनता ने बनाया, टिकट पार्टी ने दिया, पार्टी ने मुझे स्पीकर बनाया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। मैं पार्टी के प्रति मरते दम तक एहसानमंद हूं और रहूंगा भी। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात का है कि हमारे छोटे भाई सुप्रियो भट्टाचार्य जी को ये सब अवसर कब मिलेगा। निश्चित रूप से मेरी जेएमएम सुप्रीमो से आग्रह होगा कि हमारे छोटे भाई को भी कम से कम एक मौका, 2 मौका जरूर देने का काम करें। हंस रहे हैं, इतना मैं आग्रह जेएमएम सुप्रीमो से करना हंस रहे हैं सीपी सिंह जी। उनका लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही, उनके लिए खुश हो रहे हैं वो, लेकिन वो शायद उम्मीद करते होंगे कि बीजेपी से कुछ वोट आप अरेंज करवा दीजिए। सुप्रियोदा, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, पहला तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चूंकि रांची विधानसभा से भी यदि मैं खड़ा हो जाऊं तो सीपी दा आप हार जाइएगा। 6 बार विधायक तो बन नहीं सकते थे, तो इसलिए एक तो फॉरगो हम लोग किए आपके लिए, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी मेरे लिए क्या सोचती है और पार्टी मेरे लिए क्या करेगी वो हमसे बेहतर तो और कोई जानता नहीं, क्योंकि मेरा जो अपना रोल है, संगठन का रोल है, हमको नहीं लगता है कि कभी इन लोग, मतलब सीपी बाबू लोग जिनके हाथ से गढ़े गए हैं, केएन गोविंदाचार्य, तो केएन गोविंदाचार्य जी तो हमेशा संगठन में रहे हैं। ये लोग जिनके आदर्श को मानते हैं, आरएसएस के जो सरसंघ चालक होते हैं, वो तो कभी किसी पार्लियामेंट में गए नहीं हैं। तो आपको क्यों चिंता हो रही है मेरे बारे में? मैं बड़ा खुश हूँ, मैं टूटा हुआ घर पे रहता हूँ, आराम से रोटी खाता हूँ, उसके लिए मुझे तकलीफ नहीं। लेकिन हाँ, यदि कभी मुझे राज्यसभा जाने का यदि पार्टी समझती है तो हमको लगता है कि आज का इससे कि हमको रघुवर जी जैसा नहीं करना पड़ेगा कि कांग्रेस के घर में जाना पड़ेगा। हमको लगता है कि भाजपा के मेरे मित्रगण मेरे घर में आकर वो अपना सारा वोट हमको देंगे, क्योंकि उनकी सहृदयता मेरे साथ। तो उस समय हम पे ये आरोप भी नहीं लगेगा कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग किया, जो आज रघुवर जी पे लग रहा है, जो आज तत्कालीन भाजपा नेतृत्व पर लग रहा है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि पहली बार कोई सांसद बनेगा जिसको
उसका प्रतिपक्ष वोट करेगा और टिकट पार्टी देगी। तो चलिए बिल्कुल हम जैसे थोड़ा सा भटक थे, सुप्रियो भटक तो गए थे, लेकिन हाँ राजनीति की बात हो रही थी, राजनीति में क्या शुचिता जो होनी चाहिए वो जरूरी है। सीपी सिंह जी, सुप्रियो भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, बहुत देर से उन तक हम पहुंचे नहीं है। राजीव रंजन जी, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा यहाँ पर कि अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे राज्यसभा के लिए, बीजेपी के मित्रगण उन्हें मदद कर देंगे। देखिए, तो सुप्रियो दादा का सबके प्रति प्रेम है और सुप्रियो दादा के प्रति सबका प्रेम है, ये अलग विषय है। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, बेहतर होगा कि हम उसी पर रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वोटिंग फॉर सुप्रियो दादा। नहीं जी बिल्कुल, कुल मिला के देखिए मामला ये है कि अब इस मामले को हम कैसे उस मुकाम तक पहुंचाएं, चीजें इतनी तेजी से हो कि झारखंड से ये हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें खत्म हो जाए। इसको लेकर आप तीनों को पहल करनी पड़ेगी, अब तीनों जो प्रमुख दल हैं आप यहाँ के। बिल्कुल, हम इसके लिए तैयार हैं और सबसे आश्चर्यजनक विषय यह है कि जिसने इस मामले को इनिशिएट किया था, आज जिस प्रकार से वो यू टर्न ले चुके हैं, आज मैंने अखबार में बयान देखा उनका, तो मुझे बड़ा खेद हुआ कि जिस ताकत के साथ उन्होंने इस पूरे प्रकरण को, सीडी प्रकरण को उछालने का काम किया था। और तमाम, मैंने आपके चैनल में बैठ करके मैंने उस समय भी इस विषय को लेकर के बहस में हिस्सा लिया था और जो विषय सामने आया था, आज लोग ये विवेचना कर रहे हैं कानून की, अभी कानूनविद के तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि जब क्राइम कमिट नहीं हुआ तो फिर ये सीआरपीसी के एक्ट को बताते हुए कि करप्शन और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कैसे लागू किया गया। तो जब चुनाव आयोग एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, उसने जब ये आदेश दिया कि भाई प्रथम दृष्टया यह मामला पूरा गड़बड़ लगता है, इस पर एफआईआर होनी चाहिए, वो भी करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, उस समय तत्कालीन जो मुख्य सचिव थी उसने पूरे मामले को दबाने का काम किया। अब जब कानून अपना काम कर रहा है तो लोगों को निष्पक्षता नजर आ रही है, तो ये उनका विषय हो सकता है और हो सकता है नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं क्योंकि यू टर्न लेने की उनकी बराबर आदत हो रही है। बिल्कुल, ये सवाल हम, क्योंकि सीपी सिंह ने कहा कि वो बीजेपी के नाते नहीं पहुंचे हमारे साथ, आज एक विधायक होने के नाते, एक पैनलिस्ट के नाते वो न्यूजीलैंड से जुड़े हैं। आदित्य साहू जी के पास चलते हैं, बीजेपी से वो चुकी है, तो सीधा सवाल उन्हीं से, यू टर्न बीजेपी में जाने के बाद तो लिया पहली चीज तो बाबूलाल मरांडी ने, अब अपने जो बयान थे या जिन मुद्दों को उठाए तो उससे भी यू टर्न ले रहे हैं। आदित्य जी, यहाँ पर कोई यू टर्न की बात नहीं है जी, यहाँ पर कोई यू टर्न की बात नहीं है। सांच को आज क्या, ये लोग हमेशा षड्यंत्र की राजनीति किए हैं, षड्यंत्र करके जनता से लोगों ने वोट लेने का काम किया, जिन वादों और घोषणाओं के साथ इन लोगों ने वोट मांगने का काम किया था और 1.5 साल सरकार के हो गए, एक भी वादा पूरा करने का काम इन लोगों ने किया। आज बेरोजगारों को लोगों ने कहा था भत्ता देने का काम करेंगे, लोगों ने कहा था कि 1 साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। बाबूलाल मरांडी की चुप्पी पर सर हमारी बात हो रही है आज ना, कि जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, बाबूलाल जी चुप कहाँ है? आदरणीय बाबूलाल जी का आज ही बयान आया है, ट्वीट एक आता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, बस एक लाइन वही बयान तब था उनका। आज ही उनका बयान आया है कि ये लोग बिना मतलब का जो नाटक कर रहे हैं, लोगों को दिमाग भटकाने के लिए, जो काम करना चाहिए वो काम तो लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन जनता को दिमाग भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं। काम में जीरो है, फिसडी है। झारखंड की जनता रो रही है, तड़प रही है। कोरोना काल में गांव की जनता किस प्रकार से रह रही है, इलाज के भाव में लोग मर रहे हैं तिल तिल करके, दवा लोगों को नहीं मिल रही है, जांच नहीं हो रहा है। ये चिंता तो करना नहीं है, लेकिन कोरोना के समय में दिमाग भटकाने के लिए दूसरी बातें तरफ मुड़ना चाहते हैं। आखिर रुपा तरीके का अनुशंसा करने में क्या इनको दिक्कत है? सीबीआई की अनुशंसा करें, उनकी माता जी ने लिख के आवेदन दिया है कि उस पर एफआईआर दर्ज हो मुजरिम पर और सीबीआई जांच करे, क्या दिक्कत है? जब इनको इतना समय मिल गया कि हम राज्यसभा का फिर से हम जांच करेंगे, तो रूपा तिर्की का भी हत्या का जांच होना चाहिए। नेम डिफाइड किया गया है, क्यों नहीं किया गया? उनके दल के विधायक, उनके जिनके सहयोग से सरकार चल रही है, उनके विधायक मांग कर रहे हैं, क्यों? आदित्य साहू जी देखिए, आप अनिल मिश्रा राज का सब बना हुआ जा रहे हैं। पूरा का पूरा मामला यह है कि बाबूलाल मरांडी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। वो पार्टी में जाने के बाद से जिस मुखरता से इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने, अब वो चुप हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि जो फायर उन्होंने एक पैदा किया था,
अब उस सियासत में आग लगी यहाँ पर। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का आज समाचार पत्र में आपने बयान देखा होगा। आज के समाचार पत्रों में उनका बयान छपा है, कहीं कोई चुप्पी नहीं है। बाबूलाल जी का उस तरह का व्यक्तित्व नहीं है कि चुप रहने वाले हैं जेल में कांग्रेस के दबाव में आकर के। बाबूलाल जी हम कह रहे हैं कि बाबूलाल चुप नहीं रहते हैं, सीपी सिंह जी कहते हैं कि थोड़ा सा कम बोलते हैं। यहाँ पर सुप्रियो भट्टाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं वो बार बार। सुप्रियो भट्टाचार्य जी के पास चलते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सुप्रियो दा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, हम थोड़ा सा ही सुन पाए जो अस्पष्ट था, लेकिन आदित्य साहू जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ना, अरे जनादेश का तो सम्मान कीजिए। जनादेश के बाद ही तो हम लोग आए हैं, कोई किसी को धोखा देके थोड़ी आए। नंबर 1। नंबर 2, इसमें रूपा तिर्की कहां से आ गई? यही भाजपा लोग बड़ा हल्ला हो हंगामा कर रहे थे। आप लोग देखे भी होंगे, सिद्धू कान्हू जी के जयंती में वहां पर स्टैचू के सामने जाके सीबीआई जांच करो का वहां पर धरना दे रहे थे। उसके बाद जांच के लिए लिख दिया गया, सीबीआई ने रिजेक्ट कर दिया। इनके 16 सांसद देखते रह गए। इनके 11 आदिवासी सांसद सिद्धू कान्हू के वंशजों से मिलने गए थे, तो क्यों नहीं करवा पाए? अभी रूपा तिर्की का भी मामला है। हम लोग तो कह रहे हैं अभी एसआईटी का जांच चल रही है, एसआईटी का रिपोर्ट आ जाने दीजिए। आप संतुष्ट नहीं होंगे निश्चित तौर पे सीबीआई क्यों, एफबीआई के पास भी जा सकता है, केजीबी के पास भी जा सकता है, इंटरपोल के पास भी जा सकता है। जहां से आप लोगों को सहूलियत होगा हम लोग वहीं से जांच करवा लेंगे। लेकिन भ्रम फैलाना मत कीजिए। अभी का मूल मुद्दा है कि रघुवर दास का पूरे 5 साल का जितना करप्शन है, और खासकर जो सरजू राय जी और जो बाबूलाल जी द्वारा उन पे लगाया गया था, उन करप्शनों का अभी पहले जांच होगा। यदि उस जांच में सब कोई निर्दोष हो जाते हैं, हम लोग सबका स्वागत करेंगे। यदि दोषी पाए जाते हैं तो आपके घर के पास में ही है वो कोटवार वाला जेल, आपको मौका मिलेगा वहां से और माझी से आकर वहां पर कुछ मुलाकाती जब होता है उस समय उनसे मिल लीजिएगा। तो इसलिए इसमें डरने की क्या बात है, जांच तो हो जाने दीजिए। जी बिल्कुल सीपी सिंह से हम चाहते हैं कि हम सबसे अंतिम में सबसे उनसे प्रतिक्रिया ले लें, क्योंकि राजीव कुमार भी हमारे साथ, हालांकि हमारे साथ जुड़े एडवोकेट हैं, तो उनका पक्ष एक पहले ले लेते हैं हम। राजीव कुमार जी, तमाम चीजों को आप जान रहे हैं, इस चीज को हम तेजी से कब देख पाएंगे कि इस पूरे मामले के आखिरी में हम पहुंच चुके हैं, या राजनीति है तो मामले ऐसी लटकते अटकते आगे बढ़ते जाएगा? चलिए, राजीव कुमार जी से बात नहीं हो पाई, लेकिन हम सीपी सिंह जी से यह सवाल कर लेते हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, एक पैनलिस्ट के तौर पर हमको आज नहीं बैठाया। हमने बताया कि किस तरीके से उन्हें विधानसभा की तमाम कार्रवाइयों का, ऐसे वोटिंग का अनुभव रहा है, तो उनके जरिए जानते हैं कि सीपी सिंह जी, अब इस मामले में आप की ओर से क्या मदद मिल पाएगी, या क्या चाहेंगे आप, क्या होना चाहिए इसमें आगे? क्योंकि आप एक बहुत ही वरिष्ठ विधानसभा सदस्य हैं। देखिए पंकज जी सर, आपने मदद की बात हमसे की है। मैं इस बात का हमेशा पक्षधर रहा हूं कि बिल्कुल पार्टी के अंदर कोई भी सामान्य सदस्य, विधायक हो, सांसद हो या कोई भी हो, वो पार्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए। और मैं 6 बार चुनाव जीता हूं। बहुत से कांग्रेस के, जेएमएम के लोग हमारे पास आए कि आपको हम मदद करेंगे, हमको ये पैसा चाहिए, वो चाहिए। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि भैया तुम अपने पार्टी का नहीं हुआ, तुम हमारा क्या मदद करोगे? तुम अपना पार्टी का काम करो। मैं इस बात का हमेशा पैदल रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज आज डिस्क्लोज करना चाह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में ये सब सारी चीजें चलती रहती है। एक माननीय कांग्रेस के विधायक, वो भी हमारे छोटे भाई की तरह थे, आज इस धरती पर नहीं है, ईश्वर के श्री चरणों में स्थान ग्रहण किया है। एक बार मैं जा रहा था साथ में ट्रेन में, तो उन्होंने
बताया। उस समय आर.के. आनंद जी चुनाव में खड़े थे, तो उन्होंने जब बताना शुरू किया तो मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर ब्रीफकेस लेके आए। मैं पहली बार विधायक बना था, मैं डर रहा था, मैं कैसे लूंगा, पार्टी का कैंडिडेट है। तो उन्होंने दिल्ली में किसी से फोन किया, मुझे बात कराया, बोला कि नहीं ले लो। तब मैंने ले लिया। ये कांग्रेस में ये सब चलता रहता है। ये आज मैं पहली बार राजीव रंजन जी कुछ सीपी सिंह जी वक्त क्षमा चाहेंगे सर आपसे यहाँ पर, क्योंकि वक्त का थोड़ा तकाजा है। राजीव रंजन जी बहुत ही संक्षेप में साफ कर रहे हैं कि ये सब कांग्रेस में होते रहता है, वो करते भी हैं और सोचते भी ये सब चीज होते रहती है। कांग्रेस के डीएनए में सब चीजें, खरीद बिक्री वोटों की, हॉर्स ट्रेडिंग की। भाई किसने खरीद बिक्री किया और किसने आवाज उठाई और कौन किसका साथ दे रहा है, ये तो आईने की तरह पूरा विषय जो है झारखंड की जनता देख रही है कि कल तक कोई मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके किसी विधायिका के पति के घर में भजन करने तो आधी रात में गया नहीं था। आपके चैनल में ही सीडी में सारा कुछ दिखाया जा चुका है। तो फिर करप्शन हुआ या नहीं हुआ उस पर तो पूरे लोग अपना राय बना चुके हैं। इनके राय की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि इनके ऊपर जब उंगली उठती है तो इनको कांग्रेस याद आ जाता है। तो अपनी गलतियों का जो है ना उसको आत्म प्रवंचना से बच करके उसकी विवेचना करने का प्रयास करे भाजपाई। तो निश्चित तौर पर हमें तो इंतजार रहेगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जांच तेजी से आगे बढ़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य साहू जी आपका शुक्रिया, राजीव रंजन जी आपका शुक्रिया, सुप्रियो भट्टाचार्य जी आपका शुक्रिया, सीपी सिंह जी आपका शुक्रिया, अंबा प्रसाद जी आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी थी, राजीव कुमार जुड़े थे एडवोकेट हमारे साथ, उनका भी शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ही कीमती वक्त दिया लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा था कि शायद ये वक्त कम पड़ गया है कि हम इसे कंक्लूजन तक ले जा पाते। लेकिन 100 बात की एक बात यही कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अंबा प्रसाद ने जो सवाल उठाया है, निष्पक्ष जांच हो, तेजी से जांच हो, ताकि सब कुछ साफ हो जाए और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे रहे। स्पेशल में इतना ही आज, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।